दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यूपी टेट का अपर प्राइमरी का जो सोशल स्टडीज़ के पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये चौथा वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। और मेरा आपसे कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म करंट, वार्म ओशियन करंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? कनारी की धारा दे रखी है, ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। उसके बाद कुरोशियो की ये गर्म जलधारा है। और क्यूराइल की भी ठंडी जलधारा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला। जलधाराओं को एक बार फिर समझ लेते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है और बीच से ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो ये जो है कोरियरस बल के कारण होता है। तो कोरियरस बल पृथ्वी में उत्पन्न होता है, जिसके कारण पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। उसी तरह से जैसा जैसा जल मौजूद होता है महासागरों में, तो वो भी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है। तो जब मूव करता है, तो चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो ऐसे में क्या होता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो जलधारा है वो क्लॉकवाइज मुड़ जाती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाती है। तो चूंकि यहाँ पर जो भूमध्य रेखा में सूर्य लंबवत चमकता है, तो सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, तो यहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है। दिन रात लगभग बराबर होते हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर भी रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो इसके आसपास विषुवत-रेखीय धारा जो भी होती है या विषुवत रेखा के आसपास जो भी जलधारा पाई जाती है, वो हमेशा गर्म जलधारा होती है। और वो मूव करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत ना होकर के तिरछी पड़ती हैं। इसके क्या होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है ऊपर की ओर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, यहाँ पर जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, ऊपर आर्कटिक है, तो वो बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप है। साइबेरिया है, तो एक रूस का साइबेरिया भी इसीलिए बर्फीला प्रदेश है। तो उसी तरह से जो है महासागरीय जलधाराएँ भी मूव करती हैं। वो भी जो है एक एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती हैं। तो जो जलधाराएँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, वो गर्म जलधाराएँ होती हैं। और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, मान लीजिए ये जलधारा कोई है, यहाँ से आ रही है ऊपर से, तो ये जलधारा जो है जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, ये जलधाराएँ ठंडी जलधाराएँ कहलाती हैं। तो उनकी प्रकृति होती है वो ठंडी जलधारा की होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि जानते हैं कि कौन-कौन सा जो है समुद्री जलधारा जो है कहाँ पर लाई करती है। तो ये मैप है पूरा विश्व का। और इसमें देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऊपर में अमेरिका है, कनाडा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप है और यूरेशिया महाद्वीप है, रशिया है ऊपर। तो जो 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ पे ये दे रखी है भूमध्य रेखा। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि अटलांटिक महासागर में कौन-कौन सी जलधाराएँ हैं। तो पहले विश्वती जलधारा जो है, वो अटलांटिक महासागर में विश्वती जलधारा यहाँ से ऊपर इस तरह से जाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और ये यहाँ मेक्सिको की खाड़ी है, कैरेबियन सागर है, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जो है इसको कहा जाता है। और गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वो चूँकि भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जा रही है, ध्रुव की ओर जा रही है, तो ये गर्म जलधारा हो जाती है। टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा हो जाता है विषुवत रेखा पर। और यहाँ पर जो है जो जलधारा उत्पन्न होती है वो गर्म जलधारा कहलाती है। फिर ऊपर से ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आ रही है।
ये आगे आती है नॉर्थ अटलांटिक की जलधारा, और ऊपर जब जाती है ये तो नॉर्वेजियन की जलधारा बनती है, जो कि गर्म जलधारा है। ऊपर से ग्रीनलैंड से, ईस्टर्न ग्रीनलैंड से ही जो आ रही है जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। जब ये यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में इधर भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के बाद में इस तरफ अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि है। तो जिब्राल्टर जलसंधि है, इसको भी आप याद रखिएगा, यही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जब यहाँ पर जो है तट से टकराती है, तो ये कनारी की ठंडी धारा बन जाती है। ये कनारी की ठंडी धारा है। उसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं, अगर दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करें, तो साउथर्न इक्वेटोरियल जो करंट है वो इधर ब्राज़ील से टकराती है, और ब्राज़ील की तरफ से टकरा पर ये ब्राज़ील की गर्म धारा बन जाती है। और चूंकि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आ रही है, तो इसलिए वो गर्म जलधारा कहलाती है। इधर दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा है, और दक्षिण अटलांटिक की का जल जब इसमें गर्म जलधारा मिलता है, तो ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है। तो ये जो है यहाँ पर दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ से ये बेंगुएला की ठंडी जलधारा हो जाती है। तो बेंगुएला की ठंडी जलधारा हो जाती है। तो यहाँ पर जो है, इसके अलावा जब जो है यहाँ पर ये ग्रीनलैंड की हो गई, तो जब जब ऐसा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये याद रखिएगा कि कौन कौन सी जो जलधाराएं हैं वो ठंडी जलधाराएं, कौन कौन सी गर्म जलधाराएं। तो अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा हो गई ब्राज़ील की, और गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधाराएं हो गई। बेंगुएला, कनारी, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड ये ठंडी जलधारा हो गई। नॉर्वेजियन की गर्म जलधारा हो गई। अब आते हैं प्रशांत महासागर पर। तो जैसे साउथर्न इक्वेटोरियल है, दक्षिणी भूमध्य रेखा है, जो दक्षिणी विषुवतीय जल धारा है, और यहाँ पे उत्तरी विषुवतीय जलधारा है। तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा जिस तरह से आगे जाती है, तो ये क्या होती है कि आगे जाने पर ये यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल जलधारा जो है, ये क्यूरोशियो की गर्म जलधारा बन जाती है। और ये चूंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, तो ये ठंडी गर्म जलधारा हो जाती है। और ये फिर उसके बाद नॉर्थ पैसिफिक में ये मूव करती है क्लॉकवाइज। ऊपर से ओयोशियो की ठंडी जलधारा आ रही होती है, तो ये जापान है, जापान के पास में, यहाँ जापान है ये, तो जापान के पास में कुरोशियो की गर्म जलधारा हो जाती है, ओयोशियो की ठंडी जलधारा हो जाती है। फिर ये जो है नॉर्थ पैसिफिक में इधर से ये आती है, और अलास्का में ये की ओर मूव करती है। तो ये कैलिफोर्निया की तट से टकराती है, तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा हो जाती है, और अलास्का की तरफ जाती है, तो अलास्का में वो गर्म जलधारा हो जाती है। ठीक उसी तरह से साउथ इक्वेटोरियल में, दक्षिण में ये जल इस तरह से दक्षिणी विषुवतीय जलधारा आती है, ईस्ट अफ्रीका से टकराती है, ईस्ट कोस्ट है अफ्रीका के, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया के। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी छोर से टकराने वाली जलधारा है, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया जलधारा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जब ये वापस आती है, फिर उसके बाद ये अंटार्कटिका के महाद्वीप है नीचे, और ये नीचे से ये मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज, और ये मूव करते हुए इस तरफ आती है साउथ पैसिफिक, दक्षिणी प्रशांत की जलधारा, और इससे जो है ये पेरू के तट से टकराती है। तो पेरू की, या हम्बोल्ट बोलते हैं इसको, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बन जाती है। तो ये कैलिफोर्निया की ठंडी धारा हो गई, पेरू की ठंडी धारा हो गई, यहाँ पर अलास्का की गर्म धारा हो गई। और इसी तरह से जो है फॉकलैंड है यहाँ पर, तो फॉकलैंड से भी जो है वो ठंडी जलधारा हो जाती है नीचे। उसके बाद हम आते हैं हिंद महासागर पे। तो हिंद महासागर में जैसे उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, तो ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा ये इस तरह से जाती है, और ये वापस होकर के यहीं पे रह जाती है। दक्षिणी जो जलधारा है, साउथ इक्वेटोरियल की जो जलधारा है, ये जो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है हिंद महासागर की, ये नीचे जाती है। तो यहाँ पे अग्लोहास है, अग्लोहास ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर के पास में, तो नीचे ये मोजाम्बिक की जलधारा बनती है, और ये अग्लोहास की गर्म जलधारा हो जाती है। दक्षिणी इक्वेटोरियल जलधारा जो है, साउथर्न इक्वेटोरियल जो करंट है, तो वो
हॉट करंट हो जाती है, गर्म जलधारा बोली जाती है, मोजाम्बिक की गर्म जलधारा और अगलवास की गर्म जलधारा। उसके बाद ये दक्षिणी हिंद महासागर से ये वापस आती है, अंटार्कटिका की तरफ से होते हुए ठंडी जलधारा उसमें मिलती है, और उसके बाद ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से टकराती है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से ये ठंडी जलधारा बन जाती है, और फिर से जो है ये विषुवत रेखा में जाकर के ये विषुवत में ये विषुवतीय जलधारा हो जाती है, साउथ इक्वेटोरियल की जलधारा। तो ये जो है मेजर जलधाराएं हैं जिनको आपने भी समझा, और ये एग्जाम में पूछी ही पूछी जाती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। पाकल दुल जल विद्युत परियोजना स्थित है। देखिए 1000 मेगावाट की परियोजना जो है ये अभी बन रही है। सितंबर 2026 में ये परियोजना जो है पूरी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है, और चेनाब नदी जो है, चेनाब की सहायक नदी है, वो सहायक नदी पर ये पड़ती है। मरुसूदर, ये नाम है मरुसूदर, मरुसूदर, इस नदी पर ये पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी एक बागान फसल नहीं है। तो बागान फसल जो बागों में बागान के रूप में जो बोई जाती है, और जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि जो बागान फसल होती है उसको ऐसी फसल बोलते हैं जो एक तरह से व्यापारिक फसल भी बोली जाती है। तो चाय जो है ये भी बागान फसल है, हम लोग जानते हैं। कॉफ़ी भी बागान फसल है, और रबड़ भी बागान फसल है। कॉफ़ी और रबड़ ये केरल में ज़्यादा बोई जाती है, इसका उत्पादन होता है कॉफ़ी का केरल में। रबड़ का भी उत्पादन होता है। कर्नाटक जो है वो भी कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। चाय का उत्पादन आसाम में होता है। चिकमंगलुरु जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहाँ पर भी चाय का उत्पादन होता है। वीट ये खाद्यान्न फसल है, ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो है ये खाद्यान्न फसल नहीं है। गेहूँ इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट आते हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो इज सिचुएटेड एट। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए पिछले जो क्लास थी उसमें मैंने कई संस्थाओं के, कई ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेडक्वार्टर्स थे उनके बारे में बताया था। तो यहाँ पर नाटो का जो मुख्यालय है उसके बारे में भी बताया था कि बेल्जियम में ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। ब्रुसेल्स में ही यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय है, इसको भी याद रखिएगा। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का। और लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेशनल न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। अब आती है जैसे वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी यूएसए में है, वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन। और आईएमएफ का मुख्यालय भी वाशिंगटन में है। डब्ल्यूटीओ इसका मुख्यालय जेनेवा में है। बाकी संस्थाएं आप जानते ही हैं, तो ये भी जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। देखिए 8वीं अनुसूची में जब संविधान बना और जब ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय 14 भाषाएं थी जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल थी। लेकिन अब जो है 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। उन 22 भाषाओं में
अब इसमें आंसर है 28, 24, 18, 22, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि देखिए 3 संविधान संशोधन हुए जिससे कि अन्य भाषाएं भी जोड़ी गई। तो पहला जो है 21वां जो 21st अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन 1967 में, उसके तहत सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया, सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद 1971, माफ़ कीजिएगा, 71वां संविधान संशोधन जो है 71st अमेंडमेंट एक्ट, ये 1992 का अमेंडमेंट एक्ट था, 93 में ये लागू हुआ और 93 में जब लागू हुआ तो ये 71st जो था, इसके तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, कोंकणी और नेपाली, ये 3 भाषा जो है वो जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में। उसके बाद 92वां 92 संविधान संशोधन हुआ, ये 92nd संविधान संशोधन जो है ये 2002 में हुआ और उसके बाद जो है 2003 में जब लागू हुआ, तो ये 3 में लागू हुआ, उस समय 4 भाषाएं और जोड़ी गई, मैथिली, डोगरी, संथाली, संथाली, बोडो, बोडो, ये 4 भाषाएं जो हैं वो 92वें संविधान संशोधन में और जोड़ी गई। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो प्रस्तावना, वो जो लिखने वाले थे उद्देश्य से प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, उसी को बाद में प्रस्तावना बनाया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। और प्रस्तावना जो है उसमें सोशलिज्म समाजवाद है, लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा, डेमोक्रेटिक, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों शब्द जो हैं वो प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़े गए। फेडरलिज्म संघवाद जो है ये हमारे संविधान जो है वो संघवाद है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, ये कहा गया है पहले अनुच्छेद में भारतीय संविधान के, इसलिए संघवाद की रूपरेखा भारतीय संविधान में है। लेकिन प्रस्तावना की बात करेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई संघवाद जो है ये प्रस्तावना का अंग नहीं है, प्रस्तावना में कोई शब्द संघवाद नहीं जुड़ा है। अब इसको जान लीजिए कि संघवाद जो है फेडरलिज्म, ये इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ किसको संघवाद कहा जाता है, किसको फेडरल स्टेट कहा जाता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बात है जो फेडरल बनाती है। पहला तो है कि दो दो सदन हैं, हमारे देश में 2 सदन हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। एक चीज, दूसरा, हमारे देश में कार्यपालिका जो है वो अलग है और न्यायपालिका अलग है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका। और ये बात जो है कही गई है अनुच्छेद 50 में, बीपीएसपी में, पालिका। उसके बाद तीसरा जो है, मान लीजिए सूची है 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में दे रखा है केंद्र, राज्य और संवर्धित ये सूचियाँ दे रखते हैं कि जिस पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सूची पर, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और संवर्धित पर दोनों। फिर चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका हो गई, दो से, तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हो गए। इसके बाद, हाँ, इसके बाद जो है इमरजेंसी प्रोविज़न जो हैं, जैसे कह सकते हैं कि जो आपातकाल है, तो आपातकाल जो है उसमें 352 जो है अनुच्छेद जो है, और 356, 360, ये जो है इमरजेंसी प्रोविज़न, ये भी संघवाद का एक सूचक है।
इसके अलावा पांचवा जो है एकल नागरिकता, यानी जो हमारी नेशनलिटी है वो सिंगल नेशनलिटी है, पूरे देश की एक ही नागरिकता है, राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं है। अमेरिका जैसे मान लीजिए देश है, तो अमेरिका में जो है अलग अलग राज्य हैं, तो वहाँ पे राज्यों की नागरिकता अलग होती है, राज्यों का संविधान अलग होता है, और पूरे देश की नागरिकता अलग होती है, देश का संविधान अलग होता है अमेरिका में। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, यानी पूरी तरह से हमारे देश में सिंगल जो है सिटीजनशिप है। तो ये भी इम्पोर्टेंट जो है एक कंस्टिट्यूएंट है, या कह सकते हैं कि अ, इनमें से एक जो पॉइंट है जो कि संघवाद को सूचित करता है। नेक्स्ट आते हैं, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड इन द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो इसमें ऑडियो विजुअल दे रखा है, श्रवण दृश्य साधन, वर्क सिलेक्शन, कार्य चयन, व्याख्यान और वाद विवाद डिबेट। तो इनमें आंसर हो जाएगा ऑडियो विजुअल। देखिए, कहा जाता है कि अगर हम चीज़ कोई पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय में अगर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां जो हैं हमारी किसी चीज़ को करती हैं, उसमें जो है इंद्रियां भाग लेती हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा जो है हमको समझ में आती है, ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। तो जैसे ऑडियो विजुअल में हमारे कान हुए या फिर हमारी आंखें हुई, और जो है कि पढ़ भी रहे होते हैं हम लोग, तो फिर ये जो है ज़्यादा जो है सहायक साधन हो जाती है कि शिक्षण में। तो ये सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में जो है ये महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा जो है वर्तमान परिदृश्य में परिवेश में जो है ऑडियो विजुअल्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं हर क्लास की टीचिंग में। तो नेक्स्ट आते हैं, इन द absence ऑफ द प्रेसिडेंट हु हैज़ टू परफॉर्म प्रेसिडेंशियल फंक्शन। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर राष्ट्रपति जो है अगर देहांत हो जाता है उनका जो उनके पीरियड टेन्योर पीरियड में, या फिर राष्ट्रपति जो है अस्वस्थ हो जाते हैं, या फिर राष्ट्रपति जो है किसी विदेश यात्रा में होते हैं, तो उस समय जो है ऐसी कोई स्थितियां आती हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्य करता है। और जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है, तो उस समय जो भी इमोलमेंट्स होते हैं, सैलरी होती है, या जो भी उनके जो पावर्स होती हैं, वो सभी की सभी जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पावर्स को गेन करते हैं। उनके जो इमोलमेंट्स होते हैं, उनके सैलरी होती है, वो उन्हें मिलती है। उपराष्ट्रपति जो है ये भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। फ़र्क बस इतना है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर होना आवश्यक है। राज्यसभा के मेंबर की अर्हता होना आवश्यक है, क्वालिफ़िकेशन होना आवश्यक है। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को लोकसभा की सदस्यता के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसको पाना आवश्यक है। यानी कि लोकसभा की सदस्यता की जो अर्हता होती है उसको अभी जो है उसमें होनी चाहिए किसी व्यक्ति में, तभी वो राष्ट्रपति बनता है। बाकी और अन्य भी जो हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर के प्रावधान हैं, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये सभी चीज़ें मैंने जो है इससे पहले जो पॉलिटी की क्लास ली है, उन पॉलिटी क्लास में बहुत डीप तरीके से समझाया है। उनको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपका जो फंडामेंटल्स है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के वो क्लियर हो जाए। फिर इसमें प्राइम मिनिस्टर दे रखा है, राज्यपाल दे रखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर ट्रीटीज़। भारत निम्नलिखित में से किस परमाणु संधि का सदस्य है? देखिए, भारत जो है एनपीटी का सदस्य नहीं है, सीटीबीटी का सदस्य नहीं है, पीटीबीटी का सदस्य है, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी का सदस्य है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी का सदस्य नहीं है, ना ही जो न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन ट्रीटी है उसका भी सदस्य नहीं है। अब 19 जो एनपीटी है उसके बारे में जान लीजिए। ये 1968 में 1968 में इसका फॉर्मेशन होता है, और इसका बेसिकली क्या मतलब है कि कोई भी देश जो है वो परमाणु जो भी हथियार है उनका प्रसार नहीं करेगा।
दूसरा जो है CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये 1996 में, 1996 में ये आती है कॉम्प्रिहेंसिव बैन टेस्ट बैन ट्रीटी। ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर कोई देश अगर मान लीजिए है, तो वो देश दूसरे किसी देश से जो है वो परमाणु हथियार नहीं लेगा। जिसके पास परमाणु हथियार हैं वो उससे परमाणु हथियार नहीं लेगा। और दूसरा जो है कि इसमें परमाणु हथियार को एक तरह से वो बैन किया गया है कि उसका यूज़ भी नहीं करेगा। पीटीबीटी में ये बस ये कहा गया है कि परमाणु हथियार इसको पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी कहा गया है कि परमाणु का जो यूज़ करने वाले देश हैं वो जो है ना तो जल में, ना तो स्थल में, और ना ही वायुमंडल में इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो है ये पर्यावरण को हानि पहुंचाएगा। तो एक इन्वायरमेंट पर्सपेक्ट को लेकर के जो है कहा गया है, पीटीबीटी को जो है कहा गया है कि पर्यावरण को एक तरह से दूषित नहीं करेगा, परमाणु का प्रयोग नहीं करेगा, परमाणु हथियारों का कोई देश। और पीटीबीटी जो है इसका सदस्य जो है इंडिया है। और पीटीबीटी जो है ये इसका फॉर्मेशन 1963 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ द यूएनओ, निम्नलिखित में से कौन सी यूएनओ की एजेंसी नहीं है। तो यूएनओ जो है ये एक संस्था है जिसकी कई संस्थान हैं। पहले यूएनओ बोला जाता था, अब यूएन कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है। तो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, फाओ का मुख्यालय रोम में है, याद रखिएगा इसको। ये यूएनओ की एजेंसी है, खाद्य एवं कृषि संगठन। कौन सा देश किस अ, फसल में प्रथम स्थान पर है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो वर्ल्ड लेवल पर जो है ये रैंकिंग जो है फसलों की दी जाती है। जैसे मान लीजिए गेहूं के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है। तो इस तरीके से जो है कौन सा देश किस फसल में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, उसके बारे में, और फसलों से संबंधित, कृषि से संबंधित जो भी नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में, सभी के बारे में जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है और बताता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनेस्को भी यूएनओ की संस्था है। फिर उसके बाद में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी भी संस्था है। ये संस्था है यूएन की, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यूनेस्को का मैंने बताया ही है, पेरिस में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी ये जो है ये नहीं है, ये यूएन का पार्ट नहीं है। तो इसलिए, और इसका ये नीदरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है, हैग में। ये भी पिछले टेट के पेपर में आता रहा है, क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच फर्टिलाइजर इज नॉन एज किसान खाद, किसान खाद के नाम से कौन सा उर्वरक जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। आंसर इसमें हो जाएगा ए वाला, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। बेसिकली कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये किसान खाद के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसे जो पानी में जो है बड़ी जल्दी ये घुल जाता है, घुलनशील होता है पानी में। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 25 से 26% के बीच में होती है, नाइट्रोजन। और कैल्शियम जो है वो 8% के, 8.1% के आसपास होता है। कैल्शियम जो है ये बेसिकली क्या करता है कि ये जो अम्लता है, वो जो एसिडिक करेक्टर है जो, उसको ये खाद का जो ये फसल में मिलता है, और जो एसिडिक करेक्टर है उसको ख़त्म करता है। तो अम्लता को रोकता है। तो खाद में एसिडिक करेक्टर को रोकता है, इसलिए ये किसान खाद कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, बनाना, केला जो है इस प्रोपोगेटेड, केला का प्रवर्धन जो है वो कैसे किया जाता है। ये केला का प्रवर्धन जो है वो सकर्स के द्वारा होता है। तो सकर्स होते हैं वो जड़ों में होते हैं, ये जितने भी ये बने हुए हैं यहाँ पे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये सकर्स हैं। और राइजोम, इनके द्वारा भी केला का प्रवर्धन होता है। तो
आंसर इसमें हो जाएगा सकर्स, बी, डी वाला। बीज के द्वारा नहीं होता है, पत्तियों के द्वारा नहीं, तने के द्वारा नहीं। नेक्स्ट आते हैं, विच फर्टिलाइजर इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक कहने का मतलब है कि आर्द्रता को ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र अपने में एब्जॉर्ब करती है वो उर्वरक जो है आर्द्रता का ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये दे रखा है कि सबसे ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी है वो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी किसकी है, तो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी यूरिया की है। तो ये याद रखिएगा, यूरिया इसमें आंसर हो जाएगा। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं है, सोडियम नाइट्रेट नहीं है, अमोनियम सल्फेट नहीं है, यूरिया इज़ द राइट आंसर। और यूरिया अगर फार्मूला के रूप में आता है तो NH2CONH2 इसका फार्मूला होता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ द सुइटेबल स्टेज ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप फॉर इनकॉर्पोरेशन इन फील्ड। हरी खाद फसल को खेत में मिलाने के लिए उपयुक्त अवस्था कौन सी है। तो जैसे हरी खाद फसल है तो उसको अगर मिलाने के लिए तो यहाँ पे दे रहता है प्री फ्लावरिंग स्टेज, पोस्ट फ्लावरिंग स्टेज, इनिशियल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, पुष्पन पूर्व अवस्था, पुष्पन पश्चात अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, परिपक्व अवस्था। आंसर इसमें हो जाएगा ए वाला, प्री फ्लावरिंग स्टेज। कहने का मतलब ये है कि जब से पौधा लगाया गया 30 से 35 दिन में पौधे के अंदर जो है, कभी कभी 45 दिन भी हो जाता है कुछ पौधों में, कि 45 दिन में पौधा जो है वो बड़ा हो जाता है, उसमें फूल खिलने लगते हैं। और फूल खिलने के बाद में जो है उसको, उसमें जो कली निकलती है, तो उस फूलों की कली निकलती है, तो उस टाइम पे जो है प्री फ्लावरिंग स्टेज पे, यानी पौधों के जो बोने के 30 से 35 दिन बाद जो है ये अवस्था होती है जिसमें जो है हरी खाद फसल में मिलाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है द मैन रोल ऑफ पैक्टिन। पैक्टिन का रोल क्या है जेली बनाने में। जेली बनाने में पैक्टिन की मुख्य भूमिका क्या है। देखिए पैक्टिन जो है वो जेली को जेल जेल जो होता है वो जमता है, तो वो पैक्टिन के कारण होता है। तो याद रखिएगा, कोगुलेशन ऑफ फ्रूट जूस, ये आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। तो फलों के रस का जमाव या जेली बनाना ये पैक्टिन के कारण होता है, पैक्टिन जो है इसमें होता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शुगर, शुगर का यूज़ क्या होता है, शुगर जो होती है इसमें प्रिजर्वेटिव का रूप के लिए होती है, ये काम करती है प्रिजर्वेटिव का। ये क्वेश्चन जो है पहले पिछले क्लास में आ चुका है, पिछले पेपर में, तो वो भी मैंने कराया हुआ है। तो कोगुलेशन ऑफ फ्रूट जूस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो। टमाटर का लाल रंग जो है, रेड कलर जो है, वो कौन सा वर्णक उत्तरदायी है। तो इसमें पिगमेंट जो होता है, पिगमेंट का काम होता है कलर और ओपिसिटी देना। यहाँ पर लाइकोपिन जो है, डी, ये आंसर इसका हो जाएगा। लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है। नेक्स्ट आते हैं, लेमन फ्रूट, यानी कि जो कहने का जो भी नींबू की बात हो रही है यहाँ पर, तो या साइट्रस फ्रूट जिसको कहेंगे हम, कि जो भी लेमन फ्रूट है वो रिच सोर्स किसका होता है, रिच सोर्स ऑफ, नींबू किसका समृद्ध स्रोत है। तो लेमन फ्रूट हो गया, या फिर कोई जैसे मौसम्मी हो गई, या फिर संतरा हो गया, तो इनमें जो है साइट्रिक एसिड होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नींबू और संतरा, नींबू और संतरा। इसी प्रकार से मैलिक एसिड यहाँ पे दे रखा है। ये जो एप्पल होती है, सेब होता है, सेब में होती है। उसके बाद में टार्टरिक एसिड ये इमली में होती है, इमली में। और उसके बाद में अंगूर में भी ये टार्टरिक एसिड होती है। और उसके बाद में एसिटिक एसिड ये सिरका में होती है, विनेगर में, विनेगर, सिरका, सिरका। इसके अलावा जैसे टार्टरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और भी कई एसिड होती हैं जो कि पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो फॉर्मिक एसिड जो होती है ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड चींटियों में होती है, लाल चींटियाँ जो होती हैं, लाल चींटियाँ,
CT, उसमें होती है ऑक्जेलिक एसिड, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ये टमाटर में होती हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थी, ये भी याद रखिएगा कि कौन कौन सी एसिड जो है किसमें होती है। नेक्स्ट है, वेयर इज द सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी सिचुएटेड? सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु इज द राइटर ऑफ जन झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा? झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। तो यह आंसर हो जाएगा ए वाला। हरिवंश राय बच्चन, इनकी कृति हम लोग जानते हैं मधुशाला है, जो बहुत ही फेमस हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी कृति गीतांजलि, जिस पर इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में साहित्य के लिए। गोरा, इनका उपन्यास है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसको याद रखिएगा। हरिशंकर परसाई, इनका इन्होंने जो है विकलांग विकलांग श्रद्धा का दौर, श्रद्धा का दौर, इसको लिखा है, ये जो कि बहुत प्रचलित हुआ, इसमें साहित्य अकादमी इनको मिला था। नेक्स्ट आते हैं, हार्मोन रिलीज फ्रॉम थायराइड इज? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये थायरॉक्सिन हो, हम लोग जानते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, वाटर इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ कुकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? निम्नलिखित में से किस विधि में पानी का उपयोग पकाने के माध्यम के रूप में किया जाता है? तो बॉइलिंग में हम लोग जानते हैं, बॉइलिंग में भी होता है, उबालने में धीमी आंच पर पकाना, उबाल के से कम ताप पर पकाना, उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, रीजन ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज? जल प्रदूषण का कारण क्या है? कीटनाशक है? हाँ है। मानवीय गतिविधियां हैं? जनसंख्या वृद्धि है? तीनों हैं। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इजी क्वेश्चन है दोनों। उसके बाद आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो है वो मनोविकास करना भी है, कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है और मानसिक विकास भी है, शारीरिक विकास भी है। तो इसमें जो हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, मनोविज्ञान भी हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक भी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच प्लेयर इज रिलेटेड टू बैडमिंटन? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है? सानिया मिर्जा टेनिस से हैं। दीपा कर्माकर, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है। कि पहली बार जो है भाग लिया था रियो के जो ओलंपिक हुए थे, उसमें एक इकलौती जिम्नास्टिक जो भाग लिए है दीपा कर्माकर ने। PV सिंधु बैडमिंटन, बैडमिंटन, तो इसमें पूछा गया है बैडमिंटन ही, तो आंसर हो जाएगा सी। उसका द्युति चंद जो है ये धावक है, धाविका है, दौड़ती हैं 100 मीटर, 200 मीटर में इनके रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, पल्सेस आर वेरी रिच, दालें जो होती हैं वो किससे भरपूर होती हैं? कि पता है कि दालें जो है वो प्रोटीन से भरपूर होती है, बाकी विटामिन, फैट और मिनरल्स दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, इफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ LSD एज? LSD के सेवन का प्रभाव क्या होता है? किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, कैंसर डिजीज और हेलुसिनेशन या मति भ्रम? तो मति भ्रम इसका आंसर हो जाएगा, कैंसर, यकृत और गुर्दे बीमारी नहीं। तो ये LSD बेसिकली होता है नाइसर्गिक एसिड डाई इथेलामाइड होता है,
नाइसर्गिक एसिड डाई इथैलामाइड, इथैलामाइड। और ये जो होता है एक कवक होता है, फंगस होता है, फंगाई होता है, इर्गोट। ये इर्गोट फंगाई में पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इससे जो है गति भ्रम हो जाती है। नेक्स्ट जो है उस पे आते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। व्यायाम का लाभ है, भूख में वृद्धि भी होती है, फुर्ती भी होती है, और रक्त संचार में वृद्धि भी होती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इन सोशल साइंस द रिसेंट एनसीएफ पोजीशन पेपर ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म सोशल साइंस होम। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर नवीनतम एनसीएफ स्थिति पत्र किस पर जोर देता है? एनसीएफ का मतलब है नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क। और ये जो कुरिकुलम को लेकर के है, तो ये ओपन बुक एग्जाम को नहीं देता है। फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट एंड टेस्टिंग इसको भी नहीं देता है। टेस्ट परफॉर्मेंस परीक्षा प्रदर्शन इसको भी नहीं देता है। सतत मूल्यांकन या कंटिन्यूअस असेसमेंट ये सही है। तो एनसीएफ जो है सतत मूल्यांकन को, कुरिकुलम फ्रेमवर्क जो है सतत मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है, एक तरह से उस पर जोर देता है। नेक्स्ट आते हैं एम ऑफ सोशल स्टडी टीचिंग। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ पर विकास, फिर बिकमिंग अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनना। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत का विकास। और डी एस उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट वर्क इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि इट इनेबल्स टीचर्स टू क्रिएटिव, यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। करके सीखना अधिक स्थायी होता है। लर्निंग बाय डूइंग इज मोर लास्टिंग लर्निंग। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू बी क्रिएटिव, यह छात्रों को रचनात्मक बनाता है। और यह छात्रों के लिए कुछ कार्य उत्पन्न करता है। तो ये है ही लर्निंग बाय डूइंग इज मोर लास्टिंग लर्निंग। करके सीखना जो है ये अधिक स्थायी होता है, इसलिए जो है परियोजना कार्य महत्वपूर्ण है। तो बी वाला इसमें ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इन द इंडियन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी टेक्स्ट बुक्स ऑफ सोशल साइंस शुड। भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को रिफ्लेक्ट द मेजोरिटी ओपन बहुसंख्यक मत को दर्शाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, ये भी नहीं है। सरकार के विचारों को दर्शाना चाहिए, ये भी नहीं है। सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल और प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ये डी वाला जो है ये आंसर सही है इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सोशल स्टडीज़ के थे, जो पेपर 2 में आते हैं यूपी टेक के। तो इन क्वेश्चनों को करने के अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। exams.auristudy.com पे जा कर के उसमें रजिस्ट्रेशन करें और कोई भी एग्ज़ाम जो है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।